क्या हो जब आप एक देशभक्त परिवार से आते हो और आपको भी एक ऐसी ही जिम्मेदारी वाला उच्च पद मिले, लेकिन आपके साथ एक ऐसा षड्यंत्र हो कि आपकी जॉब और सम्मान दोनों ही दांव पर लग जाए। ऐसे हालातों का सामना आप कैसे करेंगे? यही सब दिखाती है फिल्म उलझ। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उलझ मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी बेहद सम्मानित डिप्लोमेटिक घराने की तीसरी पीढ़ी की आईएफएस अफसर सुहाना भाटिया की है। सुहाना के पिता धनराज भाटिया यूएन काउंसिलिंग के लिए चुने जाते हैं, जबकि तेज तर्रार सुहाना को भी उसकी चतुर डिप्लोमेटिक रणनीतियों के कारण सबसे युवा डिप्टी हाई कमिश्नर के तौर पर लंदन में पोस्टिंग मिल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें पाकिस्तान में लाहौर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे होते हैं कि वो भारत से शांति का समझौता करेंगे और साथ ही दोस्ती का हाथ भी बढ़ाएंगे। और कुछ साल पहले यासिर नाम के टेररिस्ट ने दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट किया था। बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद वो पाकिस्तान वापस भाग आया था, जिस वजह से पाकिस्तान पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और अब वो उसे इंडिया सौंपने वाली है। तो वही सुहाना जो है वो लंदन की पोस्टिंग से पहले काठमांडू में डिप्लोमेटिक के रूप में काम करती थी। उसके दादा यूएन में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनका नाम भारत के बच्चों की सिविक्स की किताबों में लिखा जाता है। तो टोटल बात यह है कि सुहाना एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल परिवार से है। तो वही सुहाना भाटिया को तगड़े डैडी इशूज है। बेटी को उसके काम और दिमागी सोच के चलते छोटी उम्र में डिप्टी हाई कमिश्नर बना दिया गया है, लेकिन सुहाना के पिताजी को खास खुशी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि धनराज भाटिया बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरकार इतनी बड़ी पोस्ट किसी को इतनी कम उम्र में नहीं देते हैं, जिस वजह से सुहाना ये समझ रही थी कि वो इस पोस्ट के लायक नहीं है, लेकिन वो इस पोस्ट के लायक है और वो ने ये बात साबित करके दिखाएगी। तो अब सुहाना को बड़ी पोस्ट मिलने के बाद उसका ट्रांसफर लंदन में हो जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद उसे अपना पर्सनल ड्राइवर मिलता है, जिसका नाम सलीम होता है। सलीम का कहना है कि अंजार शहर में वो सुहाना का ख्याल रखेगा, अगर जरूरत पड़े तो सुहाना उसे आधी रात को भी बुला सकती है। तो एक तरफ सुहाना को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी काबिलियत की दम पर यहाँ तक पहुँची है, लेकिन अगले दिन जब वो अपने ऑफिस पहुँचती है तो उसे मालूम चलता है कि उसके नीचे रॉ के कई सारे रॉ के एजेंट काम करते हैं। हालांकि सुहाना की इस पोस्टिंग में जैकब तमांग और सेवन कुट्टी जैसे साथियों को नेपोटिज्म का हाथ नजर आता है। जो पोस्टिंग तमांग को मिलनी चाहिए थी, अब वो पोस्टिंग सुहाना के पास है, जिस वजह से वो सुहाना से ठीक ढंग से बात नहीं करते हैं। अब आगे वो लोग एक पार्टी में जाते हैं, जहां पर कि सभी लोग सिर्फ और सिर्फ सुहाना की ही तारीफ किए जा रहे थे। दूर खड़े तमांग और सेबिन कुट्टी जो है वो सुहाना की कुर्सी के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये कुर्सी उसे अपने परिवार के दम पर मिली है, इसी वजह से ये रॉ के एजेंट सुहाना को दोस्त नहीं बना पाते हैं। और यहाँ पर सुहाना जो है खुद को अकेला फील कर रही थी। तभी यहाँ पर नकुल नाम का एक आदमी आता है जो कि सैफ है, और वो यहाँ पर सुहाना से बात करना शुरू करता है। वो सुहाना को बताता है कि वो इस पार्टी में पूरी तरह से अकेला है, जैसा कि सुहाना भी है। थोड़ी देर में सुहाना अपने घर जाने लगती है और सलीम जो है वो अपनी कार लेकर आ जाता है, जबकि नकुल चाहता है कि सुहाना जो है वो उसके साथ चले और दोस्ती बढ़ाए। ये सुनकर सुहाना भी कहीं ना कहीं दोस्ती बढ़ाना चाहती है, क्योंकि वो लंदन में पूरी तरह से अकेली है, जिस वजह से वो सलीम की कार में ना जाकर नकुल के साथ बाइक से जाती है, जहां पर कि वो ढेर सारी बातें करते हैं और काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अब धीरे धीरे वो कुछ दिनों तक साथ में रहते हैं। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और कहीं ना कहीं अब दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। वो इस हद तक बढ़ चुके थे कि वो हम बिस्तर भी हो जाते हैं। नकुल की प्यारी प्यारी और मीठी बातों में उलझी सुहाना उसका बैकग्राउंड चेक करना भूल जाती है। अब डिप्लोमेट होकर अगर आप किसी भी एरो गैरो के साथ घूमोगे और उसके साथ रात बिताओगे तो क्या होगा, जो आप सोच रहे हैं वही। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पर की बहुत सारे मंत्री आए हुए थे। यहाँ पर सुहाना भी आई थी और थोड़ी देर के बाद सुहाना यहाँ पर नकुल को देखती है। नकुल से वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, लेकिन तभी नकुल यहाँ पर सुहाना का एक वीडियो बताता है, जिसमें जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे तो उसने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और अब वो सुहाना को ब्लैकमेल करना शुरू करता है। ये देखने और सुनने के बाद तो सुहाना पूरी तरह से हैरान रह जाती है। अब नकुल जो है वो सुहाना से कुछ गोपनीय डॉक्यूमेंट्स मांगता है और ना चाहते हुए भी अब सुहाना को वो डॉक्यूमेंट्स उसे देना पड़ेगा, इसलिए वो अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां पर कि उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करती है। लेकिन तभी यहाँ पर तमांग आ जाता है
तमांग को यहाँ पर उस पर शक होने लगता है। साथ ही वो तमांग से पूछ उठती है कि अगर वो किसी की इंफॉर्मेशन निकालना चाहे तो वो कैसे निकालेगी, जिस पर तमांग उसे कुछ बातें बताता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुहाना जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ कर देती है और नंबरों का हेर फेर कर देती है। अगले दिन जब नकुल उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आता है तो सबसे पहले सुहाना उससे कहती है कि मुझे वो वीडियो क्लिप चाहिए। तो नकुल उसे पेन ड्राइव दे देता है, लेकिन सुहाना को अभी भी नकुल के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उसे मालूम है कि उसके पास इन वीडियो की कॉपी जरूर होगी, लेकिन सुहाना के पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स उसे चाहिए थे यहाँ पर सुहाना नकुल को वो दे देती है। लेकिन सुहाना नकुल के बारे में भी कुछ पता करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ पर नकुल के फिंगरप्रिंट्स ले लेती है। बाद में जब वो सलीम के साथ घर जा रही थी तो वो सलीम को कहती है कि उसे कुछ फिंगरप्रिंट की मदद से एक आदमी की इंफॉर्मेशन निकलवा ली है। दरअसल में सलीम जो है वो पहले दिल्ली पुलिस के लिए काम किया करता था। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि धनराज भाटिया का प्रमोशन हो चुका था और वो और भी ज्यादा ऊंचे पद पर पहुंच चुके थे। इसलिए सुहाना जो है वो वापस इंडिया जाने के बारे में सोचती है। जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है कि तभी उसके पास नकुल का कॉल आता है। नकुल उसे बताता है कि तुमने कुछ नंबरों का हेर फेर किया है डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन जो उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो उसे मिल चुकी है। साथ ही वो सुहाना से ये बात भी कहता है कि मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए ड्राइवर से कहने की क्या जरूरत थी, मैं खुद ही तुम्हें बता दूंगा। मेरा नाम हुमायूं है और मैं ISIS के लिए काम करता हूँ। वो सुहाना से ये भी कहता है कि अब तक तो तुम्हारी इज्जत ही दांव पर लगी थी, लेकिन अब तुम्हारा करियर और देशभक्ति भी दांव पर लगी है। क्योंकि जब सुहाना उसे डॉक्यूमेंट्स की फाइल देने के लिए गई थी तब नकुल ने उन दोनों की साथ की फोटोज क्लिक कर ली थी, जिस वजह से अब सुहाना के ऊपर गद्दारी का आरोप लग सकता है। तो अब सुहाना इंडिया जा रही थी, उसका इंडिया जाना भी कैंसिल हो जाता है और अब नकुल उसे और भी ज्यादा ब्लैकमेल करने लगता है। वो उससे कहता है कि उसे रॉ के कुछ एजेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। अब यहाँ पर सुहाना पूरी तरह से कठपुतली बन चुकी थी, इसलिए एक बार तो वो सुसाइड करने के बारे में भी सोचती है, लेकिन अपने पिता के कारण वो रुक जाती है। तो सुहाना अब दो जगहों से फंस चुकी थी। एक तो अगर उसका वीडियो वायरल हो गया तो उसकी इज्जत चली जाएगी, और नकुल के साथ वाली फोटो अगर वायरल हो जाती है तो उसके ऊपर गद्दारी का आरोप लगेगा और साथ ही उसके करियर के साथ साथ उसके पिता का करियर भी समाप्त हो जाएगा। तो नकुल ने जो रॉ के एजेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था, सुहाना वो इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर देती है और फिर तुरंत ही एक रात उसे वो देने के लिए भी पहुंच जाती है। तो यहाँ पर वो उसे उन रॉ के एजेंट्स के नाम दे देती है। यहाँ पर सुहाना चाहती है कि वो नकुल को जान से मार डाले, इसलिए वो यहाँ पर एक अटेम्प्ट भी करती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन नकुल बहुत चालाक है, इसलिए सुहाना उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। जिसके बाद सुहाना अपने घर वापस पहुँचती है और वो बहुत बुरी हालत में थी। तभी यहाँ पर तमांग आता है और तमांग सुहाना से कहता है कि मुझे तो तुम पर शुरुआत से ही शक था। जब तुमने मुझसे पूछा था कि किसी इंसान की इन्फॉर्मेशन निकाली जाए तो किस तरह से निकाली जाए, लेकिन सुहाना उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दूर से एक स्नाइपर जो है वो तमांग की जान ले लेता है। दरअसल में तमांग जो है वो सुहाना को फॉलो करने लगा था और उसे उसके बारे में सब कुछ मालूम चल गया था, इसलिए नकुल को तमांग को मारना पड़ा। जिसके बाद यहाँ के सारे दाग धब्बों को सुहाना साफ करती है और तमांग की डेथ को इस तरह से साबित कर दिया जाता है कि तमांग जैसे गैस एक्सप्लोजन में मारा गया हो। अगले दिन प्रकाश नाम का आदमी सुहाना से मिलने के लिए आता है और वो सुहाना को बताता है कि रॉ की कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है और उन्हें रॉ के कुछ एजेंट्स पर ही शक है, जिनमें पहला नाम सेबिन का आता है। और वो साथ में ये भी बताते हैं कि तमांग मारा गया है और इसमें भी उन्हें उनकी ही गड़बड़ी लग रही है। जिसके बाद नकुल जो है वो सुहाना से वीजा और पासपोर्ट मांगता है क्योंकि वो इंडिया जाना चाहता है। तो सुहाना उसका अरेंजमेंट भी करती है क्योंकि वो तो कठपुतली की तरह है, इसलिए वो नकुल की बात मानती है, लेकिन साथ ही वो उसका पीछा भी करती है। और जब वो उसका पीछा करती है तो यहाँ पर नकुल एक आदमी से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर सुहाना जब देखती है कि नकुल उस आदमी से मिल रहा है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सुहाना का ड्राइवर सलीम होता है। नकुल से मिलने के बाद थोड़ी देर के बाद सलीम जो है वो अपने घर पहुंच जाता है। उसका पीछा करते हुए सुहाना भी पहुंच जाती है और भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। यहाँ पर हड़बड़ाहट में इस तरह की फाइट होती है कि एक धक्का देने के कारण सलीम कांच से टकरा जाता है और कुछ कांच जो है वो उसके अंदर घुस जाते हैं,
जिस वजह से सलीम की यहाँ पर जान चली जाती है। थोड़ी देर के बाद उसके पीछे से सलीम के घर पर ही सेबिन कुट्टी आ जाता है। दरअसल में सेबिन को सुहाना के ऊपर शक हो रहा था, इसलिए वो भी उसे फॉलो कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि सुहाना ने ही तमांग को मरवाया है, इसलिए सेबिन सुहाना के ऊपर गन तान देता है। जब वो उसे मारने ही वाला था कि तभी सुहाना उसे अपनी और नकुल की एक वीडियो बताती है, जिस पर कि यहाँ पर सेबिन को मालूम चलता है कि सुहाना दरअसल में क्रिमिनल नहीं है बल्कि एक विक्टिम है। सलीम के घर से ही उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम चलती है। उन्हें मालूम चलता है कि सलीम दरअसल में ISIS के लिए काम नहीं करता है बल्कि इंडिया के एक रॉ एजेंट प्रकाश के लिए काम करता है, जो कि हाल ही के दिनों में सुहाना के पास आया था और इस इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा उसे सौंपा था। अब इन्हें एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर नकुल इंडिया क्यों गया है। अगर वो इंडिया गया है तो जरूर वो वहां पर कुछ बड़ा करने वाला है। नकुल इंडिया पहुंच चुका था और वो अपने अगले मिशन की तरफ निकल चुका था। वो क्या करने वाला है हाल ही में तो नहीं पता है। तो यहाँ से सेबिन और सुहाना भी इंडिया पहुंच जाते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही लीड है और वो है प्रकाश, जो कि एक रॉ का एजेंट है। तब वो प्रकाश के घर में वाईफाई को हैक कर लेते हैं। अब यहाँ से प्रकाश जो भी कांटेक्ट करेगा उन्हें सारी बातें सुनाएंगी और वो लोग प्रकाश के घर पर नजर बनाए रखे हुए थे। तो नजर बनाते हुए और कुछ कॉल के द्वारा उन्हें मालूम चलता है कि प्रकाश जो है वो नकुल के लिए काम नहीं करता है बल्कि प्रकाश जो है वो किसी और के लिए काम करता है और वो आदमी कोई पाकिस्तान में नहीं है बल्कि इंडिया में ही है और वो किसी सरकारी पद पर भी है। साथ ही एक दिन प्रकाश के पास नकुल का कॉल आता है और नकुल प्रकाश से कहता है कि वो आज शेरे पंजाब को मारने वाला है। शुरुआत में तो यहाँ पर सुहाना और सेबिन को ऐसा लगता है कि वो लोग पंजाब की CM को मारना चाहते हैं, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि दरअसल में नकुल जो है वो पंजाब की CM को नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मारने वाला है, जो कि आज मतलब कि 15 अगस्त के दिन इंडिया पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे पहले वो दरगाह जाएंगे और ये बात सुहाना को नकुल ने बहुत पहले बताई थी, इसलिए नकुल ने तो अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया था कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दरगाह पहुंचेंगे तो वो एक दूर की बिल्डिंग से स्नाइपर से उन्हें मार देगा। और यहाँ एक और बात मालूम चलती है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मारने के पीछे हाथ जो है वो मनोहर जी का है, जो कि इंडिया के विदेश मंत्री है। मनोहर जो है वो इंडिया के साथ पाकिस्तान का समझौता नहीं होने देना चाहता है। इसार जो कि टेररिस्ट है और वो इंडिया आने वाला है, वो ये भी नहीं चाहता है कि वो इंडिया आए और प्रकाश भी मनोहर के लिए ही काम करता है। ये सारी बातें मालूम चलने के बाद सुहाना और सेबिन तुरंत ही दरगाह की तरफ जाते हैं। हाई सिक्योरिटी होने के कारण उन्हें अंदर तो नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन उन्हें भी ये बात बहुत अच्छे से मालूम है हाई सिक्योरिटी है, इसलिए नकुल भी यहाँ पर नहीं आएगा और वो किसी दूर बिल्डिंग से ही उन्हें मारेगा। तो सेबिन और सुहाना को वो जगह मालूम चल जाती है जहाँ पर कि नकुल है और वो वहीं से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मारने वाला है। तो वो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन सेबिन को तो यहाँ पर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सुहाना जो है वो उस जगह पर पहुंच जाती है और जब नकुल प्रधानमंत्री को शूट करने ही वाला था कि तब यहाँ पर सुहाना पहुंच जाती है और वो शॉट नहीं लगा पाता है, जिस वजह से वो मौका पूरी तरह से चला जाता है। यहाँ पर नकुल जो है वो सुहाना को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है, लेकिन सुहाना के पास कुछ नुकीले चीजें थी जिससे कि वो नकुल के ऊपर वार कर देती है और उसे जान से भी मार देती है। और फिर आखिर में प्रकाश और मनोहर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद तो अब सुहाना के ऊपर कमेटी बैठ जाती है। उससे कुछ पूछताछ करनी थी और पूछताछ करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि धनराज भाटिया सुहाना के पिता होते हैं और वो सुहाना से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है। तभी यहाँ पर इंडिया के प्रधानमंत्री का कॉल भी आता है और वो सुहाना से कहते हैं कि तुमने एक बहुत बड़े खतरे को टाल दिया है। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मारे जाते तो इंडिया और पाकिस्तान में वॉर छिड़ जाता। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि तुम्हें तो एक बहुत बड़ा मेडल मिलना चाहिए, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के कारण ये चीज गुप्त रखी जाएगी। थोड़ी देर के बाद एक और ऑफिसर जो है वो यहाँ पर सुहाना से बात करने के लिए आती है। वो कहती है कि हम लोग ब्लैक हेड ऑर्गेनाइजेशन से हैं और वो सुहाना को जुल्फिकर नाम के आदमी के बारे में बताते हैं। वो कहती है कि नकुल को भी जुल्फिकर ने ही हायर किया था। 12 साल की उम्र से ही वो लोगों को ट्रेन करता है और उन्हें इस तरह से मजबूत कर देता है कि वो कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। इसलिए ब्लैक हेड ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि सुहाना उनके साथ काम करे और जुल्फिकर जैसे आदमियों को जड़ से उखाड़ फेंके। और ब्लैक हेड ऑर्गेनाइजेशन ने सेबिन को भी ऑफर किया था
जिससे कि हमें मालूम चलता है कि अब दोनों ही जुल्फिकर को पकड़ने के लिए जाएंगे। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी परवेज शेख के साथ मिलकर सरिया ने लिखी है। इसके कुछ हिस्से देखकर आपको लगता है कि हाँ, हो सकता है कि पेपर पर यह कहानी दिलचस्प और रोमांचक लगी होगी, लेकिन स्क्रीन पर इसे उतारना अलग चीज है और इसके बहुत सारे हिस्से एकदम घिसे पिटे हैं। एक बड़ी पोजीशन पर बैठा इंसान जो माइनर बेवकूफी करता है और फिर उसकी वजह से अलग अलग दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ता है। ये सब हम न जाने कितनी बॉलीवुड फिल्मों में अलग अलग स्टाइल में देख चुके हैं। लीड किरदार का दिमाग वैसे बहुत तेज है, लेकिन जब प्लॉट की जरूरत होती है तो वो दुनिया का सबसे लल्लू इंसान बन जाता है। और फिर जब मुसीबतों के दरिया में वो सिर से पैर तक डूब चुका हो तो उसे याद आता है कि अरे, मेरे पास तो चाचा चौधरी का दिमाग है, चलो आओ विलन पकड़े। उलझ को काफी बोरिंग अंदाज में बनाया गया है। इसका स्क्रीन प्ले इतना ढीला है कि आप इसके खत्म होने का इंतजार करते हैं। पिक्चर का 1 घंटा बीतने तक आपको समझ जाता है कि इसका नाम उलझ क्यों है, क्योंकि डायरेक्टर क्या दिखाना चाहते हैं, एक्टर्स का किरदार निभा रहे हैं और स्क्रीन पर क्या क्या हो रहा है, इन सब के बीच आप उलझे ही रहते हैं। फिर आपको समझ आता है कि ये सब मिलकर हमें पागल बना रहे हैं और मेकर्स को लग रहा है कि ऑडियंस को क्या ही पता चलेगा कि हम इन्हें बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म के किरदार में कोई खास दम नहीं है। इसका सबसे वीक पॉइंट इसकी लीड हीरोइन जानवी ने सुहाना के किरदार को बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ निभाया है जिस एनर्जी के साथ सुहाना खान ने द आर्चीज में वेरोनिका का किरदार निभाया था। उनकी डायलॉग डिलीवरी काफी इरिटेटिंग है। उनके काम में कोई खास दम नहीं है। एक्टिंग के नाम पर जानवी को अपनी आंखों में आंसू भरकर फ्लैट डायलॉग डिलीवरी करना जरूर आता है। हर सीन में उनके एक्सप्रेशन लगभग सेम है। कुछ सीन में नकली उनकी चीखें आपके कानों को फाड़ देती है। जानवी कपूर के किरदार के बारे में जितनी बात की जाए कम है। एक सीक्वेंस में सुहाना भाटिया को एक मेजर डिटेल मिलती है जब वो सलीम के घर जाती है। ऐसे में वो शख्स के पास जाती है जिसने उसे धोखा दिया है। उससे पहले भिड़कर उसे मार देती है और फिर उसकी निकलती जान के बीच उससे पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? आप किसके लिए काम करते हैं? अब मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन बहन ये सब बातें आदमी जब जिंदा हो तब उससे कर लेते हैं। फिल्म में गुलशन देवैया हैं जिन्होंने नकुल का किरदार निभाया है। नकुल के कई नाम हैं और कई पहचान है जिनमें गुलशन ने कमाल किया है। जानवी संग रोमांस से लेकर विलनगिरी तक गुलशन ने जबरदस्त तरह से अपने रोल को निभाया है। एक्टर मियांग चैंग, रोशन मैथ्यू, आदिल हुसैन संग अन्य ने भी अपने किरदार में जान डाली है। तो कहानी में कुछ अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न जरूर है। उस पर एडिटर नितिन बेदी की कसी हुई एडिटिंग कहानी की रफ्तार को बनाए भी रखती है, लेकिन को राइटर डायरेक्टर सुधांशु सरिया ने एम्बेसी और हाई कमीशन जैसी वीआईपी जगहों पर सुरक्षा और प्रोटोकॉल की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई हैं, उससे ये कहानी अपनी विश्वसनीयता खो देती है। बेहद अहम डिप्लोमेटिक इवेंट्स और पार्टियों में नकुल का टहलते हुए पहुंच जाना, सुहाना जैसे इंटेलिजेंट ऑफिसर का अचानक कॉलेज गर्ल जैसे बिहेव करना, बिना किसी बैकग्राउंड चेक के नकुल पर भरोसा करना गले नहीं उतरता। इसी तरह फिल्म का क्लाइमैक्स भी हकीकत से कोसों दूर बिल्कुल ड्रामेबाजी लगता है। मतलब देश की अस्मिता खतरे में है। सुहाना चाहती तो एक फोन कॉल पर इस स्थिति को रोकने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसे तो खुद हीरो बनना था। तो दौड़ते दौड़ते ही जाएगी और आखिरी सेकंड तक सस्पेंस बनाए रखेगी। इसी तरह क्लाइमैक्स में भी तगड़ी वीआईपी मूवमेंट के बीच अब आम जनता का जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसी स्थितियों में सुरक्षा ऐसी होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सके, लेकिन फिल्मी पर्दे पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। एक्टिंग की बात करें तो जानवी की मेहनत दिखती है, लेकिन एक नेचुरल एक्टर के तौर पर खुद को स्थापित करने में उन्हें अभी खुद को और मंजना होगा। वैसे भी एक फिल्म में उनके एक्सप्रेशन से ज्यादा कॉस्ट्यूम पर ध्यान दिया गया है। गुलशन देवैया और अपने किरदार में खूब जचे हैं। उन्होंने बढ़िया अभिनय किया है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।